हेलो, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं दीपक सांगवान आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल इंडिया एट ग्लांस में। प्रीवियस लेक्चर में हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की थी कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, क्या-क्या उनके क्राइटेरियाज होते हैं। तो वहाँ से हमने एक कंक्लूजन निकाला था कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो स्टेट पे नेगेटिव ऑब्लिगेशंस होते हैं। स्टेट को बाउंड करते हैं कुछ चीजों में इंडिविजुअल की डिग्निटी को इंटरप्ट ना कर सके, तो स्टेट पे नेगेटिव ऑब्लिगेशंस हैं। अब अगर हम नेगेटिव ऑब्लिगेशंस की बात करें तो वो तो वैलिड ऑब्लिगेशंस हैं, उनका एक रीजनेबल रीजन दिया गया कि ये चीजें जो हैं, जो फंडामेंटल राइट्स में डिस्कस की गई हैं, ये सभी चीजें एक इंडिविजुअल को डिग्निफाई करने के लिए दी गई हैं और इंडिविजुअल की डिग्निटी जो है वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए स्टेट पे नेगेटिव ऑब्लिगेशंस लगाए गए। अब नेगेटिव ऑब्लिगेशंस का मतलब तो हमने समझ लिया, अब हम स्टेट का मतलब समझते हैं। स्टेट जब आप एक वर्ड डिफाइन करते हो, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत जगह आपको ये वर्ड मिलेगा स्टेट। तो स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट की डेफिनेशन क्या है, वो आज हम आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 से समझने की कोशिश करेंगे कि स्टेट क्या है, उसके अलावा कानून क्या क्या है। इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो पहला जो आर्टिकल आज हम पढ़ने वाले हैं, जो फंडामेंटल राइट्स की स्टार्टिंग है, वो आर्टिकल 12 से हो जाती है। अब आर्टिकल 12 में बताया गया है कि स्टेट का मतलब क्या होता है। अब जब हम स्टेट की बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं, तो स्टेट में टोटल 5 चीजें आती हैं, 5 ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टेट का हिस्सा है। पहला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की जो सरकार है वो राज्य का हिस्सा है। दूसरा, भारत की जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, वो भी स्टेट का हिस्सा है। ये तो हो गई नेशनल लेवल पे बात। अब स्टेट लेवल पे आते हैं। स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट जो है, हर एक स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट का हिस्सा होगी। उसके अलावा स्टेट में जितने भी लेजिस्लेचर्स हैं, चाहे वो विधानसभा हो या विधान पालिका हो, वो सभी किसके अंडर आएंगे? वो सभी भी राज्य के अंडर आएंगे, स्टेट के अंडर आएंगे। इसके अलावा जो पांचवा क्लॉज है, वो बहुत ही समझने की चीज है। उसमें ये है कि जितनी भी लोकल बॉडीज हैं या अदर अथॉरिटीज हैं जो इंडिया की टेरिटरी में रन हो रही हैं, या फिर फुल्ली और पार्शली किसी भी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है। दो चीजें हैं, लोकल या फिर कोई और अथॉरिटी। अब फिर दो चीजें हैं, या एक पहला क्लॉज ये है कि वो भारत की टेरिटरी में रन होनी चाहिए, भारत की जो सीमा है उसके अंतर्गत आनी चाहिए। दूसरी चीज, फुल्ली या पार्शियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाले जितनी भी लोकल अथॉरिटीज हैं, जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, वो सारी की सारी स्टेट के अंडर आएंगी। जैसे मान लीजिए एग्जीक्यूटिव बॉडी है, पुलिस है, तो पुलिस जो है स्टेट कंट्रोल्ड होती है। या दिल्ली की या यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो वहां पर क्या है, नेशनल कंट्रोल्ड है। तो वहां पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। इंडिया में जो गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो या पार्लियामेंट हो, तो वो दोनों ही किसी के भी अंडर में अगर आ रही है तो वो क्या होगी, वो स्टेट का हिस्सा होगी। तो इस तरह से पुलिस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो गवर्नमेंट का पार्ट है, तो वो क्या हो गया, स्टेट हो गया। जैसे कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, जैसे यूपीएससी एक अथॉरिटी है, तो यूपीएससी किसके अंडर आती है? नेशनल गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो नेशनल गवर्नमेंट का जिस पे कंट्रोल है, और यूपीएससी कहाँ गवर्न हो रही है? इंडिया की टेरिटरी में गवर्न हो रही है, तो यूपीएससी भी क्या हो गई, स्टेट का पार्ट हो गई। तो इस तरह से जितनी भी लोकल या गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, वो सारी की सारी स्टेट का पार्ट होती हैं। तो बेसिक अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल को अगर छोड़ दोगे तो जितनी भी अथॉरिटीज हैं वो सारी की सारी लगभग लगभग स्टेट के अंडर आती है। ठीक है, ये आर्टिकल 12 है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा डिस्कशन वाली चीज है नहीं। इसके अलावा आते हैं हम आर्टिकल 13 पे। तो जब हम आर्टिकल 13 की बात करते हैं तो आर्टिकल 13 में 4 क्लॉजेस हैं। अब ये क्लॉजेस किस बारे में बात कर रहे हैं? पहली हमने आर्टिकल 12 में देखा कि स्टेट क्या है। दूसरा हमने फंडामेंटल राइट्स में देखा था कि ये नेगेटिव ऑब्लिगेशंस हैं स्टेट पे। और फंडामेंटल राइट्स का जब हमने डिस्कशन लेक्चर लिया था, उसमें हमने एक चीज और देखी थी कि अगर किसी भी तरह से आपके फंडामेंटल राइट्स का जो है वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो उस केस में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, ये आपको लिबर्टी होती है।
तो अब बात करते हैं आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 इसी चीज पे बात करता है कि जब आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो उस केस में जो जुडिशरी है वो किस तरह से आपको बचाती है, ये आर्टिकल 13 बताता है। आर्टिकल 13 का जो फर्स्ट क्लॉज है वो कहता है कि भारत का संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उस टाइम पर कुछ कानून थे। धीरे धीरे भारत की सिचुएशन चेंज हुई तो कानून भी थोड़े थोड़े मॉडिफाई होने लगे या उनमें अमेंडमेंट होने लगे। क्लॉज वन कहता है कि 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ, उस टाइम पे अगर कोई ऐसा कानून है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो उस एक्सटेंट तक फंडामेंटल राइट्स जो है उस एक्सटेंट तक वो जो कानून है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है वो कानून जो है वो खारिज हो जाएगा, नल एंड वॉइड घोषित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी कानून है वो ये कह रहा है कि मान लीजिए जैसे परमिशन है कि आप मंदिर बना सकते हैं, एग्जाम्पल है कि आपको परमिशन है कि आप मंदिर बना सकते हैं, लेकिन सरकार अगर बाउंड कर दे कि मंदिर में सिर्फ जो है पंडित लोग जा सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें दो क्लॉजेस हैं कि आप मंदिर बना सकते हैं, आप अपनी वर्शिप को फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि हाँ, सबको अपने बिलीफ सिस्टम को मेंटेन करने का राइट है, तो ये जो लॉ है ये इस एक्सटेंट तक सही है। लेकिन जो सेकंड क्लॉज है इस लॉ का वो ये कह रहा है कि सिर्फ पंडित लोग जो हैं वो मंदिर में आ सकते हैं। तो क्या बाकी सिर्फ पंडितों को राइट है कि वो रिलीजियस अफेयर्स मैनेज कर सके? तो ऐसा तो नहीं है। रिलीजियस अफेयर्स मेंटेन करने का राइट तो सबको है। तो अगर सबको है तो आप किसी एक कम्युनिटी को तो आप अलाउ कर रहे हो, बाकियों को नहीं कर रहे हो, तो ये बाकियों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। तो जुडिशरी इस केस में क्या करेगी, जुडिशरी इस केस में पहला वाला जो क्लॉज है उसको एज सच रख लेगी कि हाँ, आप मंदिर बना सकते हैं, आप रिलीजियस अफेयर मेंटेन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सेकंड क्लॉज है उसको खारिज कर देगी, क्योंकि ये जो है वो बाकी जो सोसाइटी के अदर पार्ट्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है या उनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो इस आर्गुमेंट पे जुडिशरी जो है वो सेकंड क्लॉज को खारिज खारिज कर देगी। तो क्लॉज वन कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 से पहले या 26 जनवरी 1950 के बाद जो कानून बना, जो संविधान बना, उसमें अगर कोई भी लॉ ऐसा है जो फंडामेंटल राइट्स को किसी भी एक्सटेंट तक वायलेट कर रहा है, तो उस केस में उस एक्सटेंट तक वो लॉ जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो खारिज हो जाएगा। ठीक है। अब इसी आर्टिकल 13 को आगे बढ़ाते हैं, क्लॉज टू समझते हैं। क्लॉज टू क्या कहता है? क्लॉज वन ने कहा कि 26 जनवरी 1950 या जो संविधान लागू हुआ, संविधान में अगर कोई ऐसा कानून है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो उसको नल एंड वॉइड घोषित कर देंगे। लेकिन सरकार के पास भी तो, पार्लियामेंट के पास या स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी तो ये पावर होती है कि वो नए कानून बना सकती है, वेलफेयर में या किसी अदर आर्गुमेंट पे कोई कानून बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत है कि नहीं? अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो सरकार जो नया कानून बनाएगी, हो सकता है वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर दे। बिल्कुल हो सकता है। तो क्लॉज टू ये बात करता है कि राज्य जो है वो ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो या फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज करता हो। तो ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट्स के केस में जो भी सरकार है वो अगर कोई कानून बनाती है तो वो कानून भी उस एक्सटेंट तक नल एंड वॉइड हो जाएगा जिस एक्सटेंट तक वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है। क्लॉज वन और क्लॉज टू बिल्कुल सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्लॉज वन कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 का जो संविधान है उसमें अगर कोई कानून ऐसा है तो वो खारिज हो जाएगा। क्लॉज टू कह रहा है कि सरकार अगर कोई ऐसा कानून बना देती है तो वो भी खारिज हो जाएगा। तो दोनों ही खारिज होने की बातें कर रहे हैं। एक 26 जनवरी 1950 या संविधान की बात कर रहा है, दूसरा क्लॉज स्टेट की बात कर रहा है कि राज्य की नीतियां ऐसी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आर्टिकल 3 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 3 समझने से पहले हम समझेंगे कि अभी तक आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 किसकी बात कर रहा है, कि ऐसा कोई कानून है या ऐसा कोई कानून बनता है, तो बेसिकली कानून पे डील कर रही है ना। तो अब कानून का मतलब समझते हैं, लॉ का मतलब क्या होता है। लॉ की जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में दी गई। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 की बात करते हैं तो लॉ को डिफाइन करता है और लॉ में क्या क्या आएगा वो सब बताता है।
लॉ की जब हम बात करते हैं तो उसमें ऑर्डिनेंस आ जाते हैं, ऑर्डर आ जाते हैं, बायलॉज आ जाते हैं, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, कस्टम, या भारत की टेरिटरी में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए कोई भी एक्टिविटी की जा रही है या कोई भी एक्ट किया जाता है, वो सारा का सारा एक्ट जो है वो लॉ के अंडर आ जाएगा। कानून में क्या क्या है? ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, लॉज, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, कस्टम्स, या फिर भारत की टेरिटरी में लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स करने के लिए कोई भी एक्ट किया जाता है, वो सारा का सारा जो है वो कानून के अंडर आता है। ठीक है, अब आर्टिकल 4 की तरफ चलते हैं। तो प्रायर जब संविधान बना 1950 में जब लागू हुआ, तो उसमें क्लॉज 4 था ही नहीं। क्लॉज 4 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया गया। अब समझिए इसमें दिक्कत क्या है। इसमें दिक्कत ये है कि जब हम आर्टिकल क्लॉज 3 तक बात करते हैं तो इस पे तो स्टेट पे पाबंदियां लगा दी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट्स को एब्रिच करे। दूसरा कि सरकार जो है वो भी कोई ऐसा कानून नहीं ला सकती जो फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर दे। क्लॉज 3 में लॉ के अंडर सारे के सारे लॉ एनफोर्समेंट की पॉलिसीज हैं वो सारी की सारी इंक्लूड कर दी। तो इस केस में तो मतलब फंडामेंटल राइट्स के केस में तो सरकार कुछ कर ही नहीं सकती। इसलिए दिक्कत ये आई इस टाइम कि जैसे आप देखेंगे 1950s की जब हम बात करते हैं, इंडिया नया नया इंडिपेंडेंट हुआ था, कानून अभी व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू रूप से चल भी नहीं रही थी। उसमें क्या है, इतने सारे अधिकार दे दिए और उससे नुकसान क्या हुआ कि जब आप ब्रिटिश इंडिया को देखोगे तो ब्रिटिश इंडिया में जैसे राजा महाराजा जो होते थे वही एक्चुअल में लैंडलॉर्ड की कैटेगरी में आते थे, तो बहुत सारी जमीन जो है वो उनके कंट्रोल में होती थी। तो अब समझने की बात ये है कि जैसे मान लीजिए सरकार को कोई डेवलपमेंट का काम करना है, जैसे मान लीजिए एयरपोर्ट बनाना है, रेलवे स्टेशन बनाना है, बस स्टैंड बनाना है, कुछ भी करना है, तो हर चीज के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है? पहली रिक्वायरमेंट है लैंड की, जमीन होनी चाहिए। अब सरकार तो नई नई बनी है, सरकार के पास तो जमीन है ही नहीं। जमीन किसके पास है? जो पुराने इन्फ्लुएंशियल लोग थे उनके पास है। और जब फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो उस टाइम पे एक क्लॉज और था, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक फंडामेंटल राइट होता था। अब अगर मान लीजिए सरकार को काम करना है तो सरकार को जमीन अधिग्रहण करनी पड़ेगी, जमीन लेनी पड़ेगी, लेकिन लोग देने को तैयार नहीं है। तो उस केस में क्या सरकार डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकती? नहीं कर सकती थी। उसके बाद ये जो है क्लॉज 4 डाला गया और इसमें कहा गया कि इस आर्टिकल में कोई भी ऐसी पाबंदी नहीं है जो सरकार को संविधान संशोधन करने से रोक सके। संविधान संशोधन अगर कोई किया गया है आर्टिकल 368 के अंडर में, तो उस पे ये जो है आर्टिकल 13 जो है वो लागू नहीं होगा। अब ऐसा करने का मतलब क्या था? इससे फिर धीरे धीरे चीजें चेंज हुई। राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो फंडामेंटल राइट था, उसको लीगल राइट बनाया गया। उसके बाद जमीन अधिग्रहण की गई, डेवलपमेंट के काम किए गए। तो इसलिए इस क्लॉज का होना आर्टिकल 13 में बहुत जरूरी भी है। ठीक है, अब अगर बात करें कि आर्टिकल 368 क्या कहता है, 368 कहता है कि जो स्पेशल मेजोरिटी है उससे आप संविधान में चेंज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई आपको छोटी मोटी बदलाव करना है संविधान में तो वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आर्टिकल 368 के अंडर क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, संविधान संशोधन होते हैं। और अगर 368 के अंडर कोई संविधान संशोधन किया गया है तो उस पे जो है ये आर्टिकल 13 के फर्स्ट और सेकंड या थर्ड क्लॉजेस जो भी हैं ये सारे के सारे लागू नहीं होंगे। तो क्लॉज 4 जब कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं था तो ये कब इंसर्ट किया गया? ये 24वें संविधान संशोधन एक्ट 1971 से किया गया। 1971 में 24वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें क्लॉज 4 जो है वो आर्टिकल 13 में जोड़ दिया। ठीक है, तो आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज चलिए रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 12 कहता है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है। स्टेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर, ये जितनी भी लोकल या गवर्नमेंट ओन्ड अथॉरिटीज हैं जो इंडिया की टेरिटरी में रन हो रही हैं वो सारी की सारी स्टेट के अंदर आएंगी। आर्टिकल 13 की जब हम बात करते हैं तो ये बताता है कि कैसे कैसे कानून जो है अगर फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहे हैं तो उनके साथ जुडिशरी चाहे किस तरह का एक्शन लेगी। इसकी बात आर्टिकल 13 करता है। तो आर्टिकल 13 के जब क्लॉज 1 की बात करते हैं तो वो कहता है कि 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ उस टाइम पर जो भी कानून है
अगर वो फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहे हैं तो उस एक्सटेंट तक वो कानून जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे। क्लॉज 2 कहता है कि ये तो संविधान की बात हो गई। अब अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाते जो फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करती है तो जिस एक्सटेंट तक वो ब्रीच कर रही है उस एक्सटेंट तक वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे। ये क्लॉज 2 है। उसके बाद कानून की अब बात करते हैं तो कानून में बहुत सी चीजें आती हैं। ऑर्डिनेंस आता है, ऑर्डर आता है, बायलॉज आते हैं, रूल्स रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, कस्टम्स, या भारत में लॉ एंड ऑर्डर की एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए जो भी कुछ किया जाएगा वो सब कुछ जो है लॉ के अंडर आएगा। अब क्लॉज 4 की बात करते हैं। क्लॉज 4 की जब हम बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 368 के अंडर अगर कोई संविधान संशोधन किया गया है तो वो संविधान संशोधन क्लॉज 13 के अंडर नहीं आएगा। उस पे आर्टिकल 13 जो है उसकी कोई भी पाबंदियां लागू नहीं होंगी और ये 24वें संविधान संशोधन 1971 से भारत में लाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 में इंसर्ट किया गया था। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ रहे होंगे, मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इंडिया एट ग्लांस की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।